पार्ट से मिलकर बना होता है, 5 पार्ट। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? मेलपिलियन बॉडी, प्रॉक्सिमल डक्ट यानी कि प्रॉक्सिमल कॉन्ड्रिक्ट जिसे बोलते हैं समीपस्थ भुजा, या फिर किसी किसी बुक में समीपस्थ कुंडलित भुजा देखने को मिलेगा। नेक्स्ट डिस्टल मतलब दूरस्थ कुंडलित भुजा, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल एंड हैंडल, ये 5 भागों से मिलकर बना होता है आपका नेफ्रॉन। ठीक है, आप लोग चाहे तो जो मैंने पार्ट्स बताए थे उस पर आप एक बॉक्स बना लीजिएगा और उस पर नंबरिंग कर दीजिएगा 1 बाय 1। ठीक, तो चलिए बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आप लोगों का मेलपिलियन बॉडी। ठीक है, तो ये जो मेलपिलियन बॉडी होती है क्लास, ये किससे मिलकर बनी होती है? ग्लोमेरुलस और बोमन्स कैप्सूल। ठीक है ना, बोमन्स कैप्सूल से मिलकर बनी होती है। वही अगर हम बात करें तो इसका जो व्यास होता है, ठीक है, वो 0.03 mm होता है, मिलीमीटर। ठीक है, व्यास समझते हैं ना सभी? ठीक है, डायमीटर जो है वो ये होता है। वही अगर हम लोग बात करें तो बोमन्स कैप्सूल किस संरचना में होता है? एक कप लाइक स्ट्रक्चर में रहता है, लाइक दिस, है ना, कप लाइक स्ट्रक्चर में मौजूद होता है। वही ये जो आपका कप लाइक स्ट्रक्चर जो है, इसकी जो एपिथेलियल सेल से मिलकर बना होगा वो भी कैसा होगा? शल्कीय प्रकार का होता है ये बोमन्स कैप्सूल। ठीक है, इसमें से 2 प्रकार की आर्टरीज निकलती हैं, मैंने आप लोगों की बनाई भी थी, है ना, 2 प्रकार की बनाई थी। एक था आप लोगों का एफरेंट वेसिकल एंड सेकंड इज इफरेंट वेसिकल। एक्चुअली होता क्या है, ये एफरेंट वेसल्स जो है ये इस बोमन कैप्सूल में ब्लड को लेकर आती है। ठीक है, लेकर आती है। वही जो इफरेंट वेसल्स हैं यानी कि इफरेंट आर्टरियोल्स जो है वो आपके ब्लड को लेकर जाएंगे। ठीक है, इतना तो आप लोग जानते ही हैं। यहाँ पर अगर हम बात करें बोमन्स कैप्सूल में, तो यहाँ पर छलित का काम होता है। ठीक है, जो ब्लड है फिल्ट्रेट होगा यहाँ पर, है ना, छाना जाएगा। तो यहाँ पर छलित किस कौन सा होता है? अगर हम बात करें, ब्लड जो है 2 पार्ट से मिलकर बना होता है, जिसमें 55% प्लाज्मा प्रेजेंट होता है, 45% रक्त कणिकाएं होती हैं। तो उसमें छाना क्या चीज जाता है? हमेशा ब्लड प्लाज्मा छाना जाता है। रेड कार्पोसिस का इसमें कोई भी रोल नहीं होता है छानने में। ठीक है ना, हमेशा से 55% जो प्लाज्मा होगा उसी में से हम सब चीज क्या करेंगे? छाना जाता है ग्लोमेरुलस में। समझ में आया? ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करें अगर इन दोनों वेसल्स के बारे में। एफरेंट मतलब जैसे हिंदी में बोलते हैं अभिवाही, अभिवाही धमनिका। ठीक है, वही इफरेंट को बोला जाता है अपवाही धमनिका। ठीक, हमेशा जो एफरेंट है, जो ब्लड को लेकर आती है, उसका व्यास हमेशा इफरेंट से ज्यादा होता है। ठीक है, क्यों होता है ज्यादा? क्वेश्चन बिल्कुल सही बात है, दाब के लिए हमेशा। देखिए एक खास बात है, सपोज कीजिए ये है आपका कोई भी बोमन कैप्सूल। ठीक है, यहाँ से मैं अगर इसको इस तरह से कर दूं, ठीक है ना, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अगर बनाती हूँ, तो देखिएगा यहाँ पर मैंने 2 प्रकार की वो दिखाई है। ठीक है, ये जो ब्लड को लेकर आती है दिस इज अ अभिवाही एफरेंट वेसल्स। ठीक है, ये एफरेंट वेसल्स जो है यहाँ
बोमन कैप्सूल में आने के बाद ब्रांचेस में इस तरह बट जाती है और क्या बनाती है आपकी इफरेंट वेसल्स। ठीक है, ये इफरेंट वेसल्स क्या करेंगी, ब्लड को यहाँ से लेकर जाएंगी। ठीक है, लेकिन मैंने एक बात बताई कि यहाँ पर दोनों का व्यास जो है अलग अलग है, मतलब जितना ब्लड इसमें आ रहा है उतना ब्लड इसमें से एक टाइम पर नहीं निकलेगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ गुच्छे में ब्लड जो है कुछ टाइम के लिए भर जाता है, इकट्ठा हो जाएगा, तभी तो इसमें से क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा जो है वो छनित रूप में जाएगा, छाना जाएगा ना। इसकी जो यहाँ पर ये झिल्ली होती है वो क्या काम करेगी, ब्लड प्लाज्मा को छानेगी, जिसमें से आप लोगों का एमिनो एसिड, प्रोटीन्स, सॉरी प्रोटीन को छोड़कर, प्रोटीन नहीं यहाँ से छाना जाता है कभी, छनित रूप में फिल्ट्रेट रूप में प्रोटीन नहीं होता ब्लड प्लाज्मा में। बाकी आपके विटामिन, हार्मोन्स, आयंस, चाहे आपका Na हो मतलब सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, आयन, ये सब चीज छन जाती है। लेकिन यहाँ पे जो जितना ब्लड आ रहा है उतना नहीं जाता है। ठीक है, याद रखने वाली बात है, ये बाद में बात बताई जाएगी जब आपको फिजियोलॉजी कार्य की बताई जाएगी, दोबारा बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम अपने इस पर फोकस करते हैं। तो यहाँ पर दो प्रकार की जो वेसल्स दिख रही हैं आपको, अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका। ठीक है, इन दोनों के व्यास में अंतर होता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो ये जो इफरेंट आर्टरियोल्स जो हैं वो कैसा रक्त लेकर जाएंगी, ये हमें छनित रक्त होगा, उसको लेकर जाएंगे, प्लाज्मा नहीं रक्त। ठीक है, उसमें भी अगर हम बात करें तो बोमन कैप्सूल में हमेशा केशिकाओं का गुच्छा बना रहता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोला जाता है, ग्लोमेरुलस। इसीलिए मैंने ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल को क्या टर्म दिया था, मेल्पिली बॉडी, यानी कि मेल्पिली कोश। ठीक है, तो मेल्पिली कोश किससे मिलकर बनी है, दो पार्ट से, एक तो बोमन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस क्या होता है, केशिकाओं का गुच्छा होता है। ठीक है, और ग्लोमेरुलस को हम हिंदी में भी ऐसे बोलते हैं, केशिका गुच्छ। ठीक है ना, आप चाहे तो कहीं लिखना चाहें लिख लीजिएगा। ठीक, अब हम लोग बात कर लेते हैं समीपस्थ कुंडलित भाग के बारे में। ठीक, ये समीपस्थ कुंडलित भाग जो होता है, पहली बात इसकी जो कोशिकाएं हैं, ठीक है, इन पर माइक्रोविलाई उपस्थित होते हैं। क्या उपस्थित होंगे, माइक्रोविलाई। क्यों उपस्थित होंगे भाई, एक बात बताओ, जब माइक्रोविलाई मैंने टर्म दिया है तो माइक्रोविलाई का काम क्या होता है, अब्जॉर्प्शन, है ना। अब यहाँ से जब छन जाएगी सब चीज, ठीक है, ग्लोमेरुलस में से, तो कहाँ जाएगा, समीपस्थ भुजा में जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि छानने के बाद मैंने एक आपको एक बात बताई, इसमें से आयंस, विटामिन, हार्मोन्स, जल, सब चीज फिल्टर्ड हो जाती है ब्लड में, सिर्फ प्रोटीन नहीं होती है। ठीक है, तो उनका यहाँ पर क्या हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर जितना हम लोग यहाँ से छनित हो रहा है, छाना तो बहुत जाता है, ब्लड प्लाज्मा की अगर हम लोग बात करें तो पर मिनट कम से कम 127 मिलीलीटर पर मिनट छन जाता है इसमें से। अगर हम उतना यूरिन में निकालने लगे ना तो क्या होगा, हम लोगों में वाटर की भी कमी हो जाएगी, आयंस, मिनरल्स, जो भी यहाँ से छाना जा रहा है इसकी कमी हो जाएगी। मतलब हमें यहाँ क्या चाहिए होगा, इस वाली जगह पर इनका एब्जॉर्प्शन होना जरूरी है, वरना सभी चीज यूरिन के थ्रू बाहर निकल जाएगी बॉडी में से। ठीक है, तो यहाँ पे समीपस्थ भुजा जो होती है, इन पर क्या उपस्थित होते हैं, माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई की वजह से क्या करते हैं, अवशोषण की सतह को बढ़ा देते हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा आयंस वगैरह जो है वो क्या हो सके, अवशोषित हो सके। ठीक है, देखिए अब हम लोग बात करें तो यहाँ पर हेनरीज लूप। ठीक, मैंने कल आप लोगों को इस तरह से कुछ डायग्राम बनाया था, ये है, बहुत सिंपल वे में बताया। ठीक है ना, तो एक तो समीपस्थ भुजा, दूरस्थ भुजा। ठीक है, ये दोनों तो उपस्थित होती है कॉर्टेक्स रीजन में। कल आप लोगों को ऑप्टिकी बताया था, ठीक है, तो उसमें क्या बताया था कि इसमें जो किडनी होती है उसका जो सबसे ऊपर का भाग होता है कॉर्टेक्स कहलाता है, और भीतरी भाग मेडुला कहलाता है। ठीक है, तो ये जो आपका दूरस्थ और समीपस्थ कुंडलित भाग है ये तो कॉर्टेक्स में उपस्थित होगी, जबकि यू आकार का जो हेनले लूप होता है वो आपका मेडुला में उपस्थित होगा। समझ में आया, कहाँ उपस्थित होगा, मेडुला में। तो आप चाहे जहां पे आपने डायग्राम बनाया है वहां लिख लीजिए
लीजिएगा छोटी छोटी चीजों को कि यहाँ पर लिखिएगा कॉर्टेक्स और यहाँ पर भी कॉर्टेक्स, जबकि हेनलेज लूप जो है ये मेडुला, मेडुला में क्या रहता है, फंसा हुआ रहेगा। ठीक है, वहीं अगर हम लोग बात करें तो समीपस्थ भुजा मतलब हेनलेज लूप में दो प्रकार की भुजा पाई जाती हैं, असेंडिंग लिम्ब और डिसेंडिंग मतलब आरोही व अवरोही भुजा। देखिए मैंने डिनोट करवाइए क्या वहां पर, असेंडिंग डिसेंडिंग है ना। ठीक है, तो अगर डायग्राम निकालिएगा, जब हम लोग बात करें तो डिसेंडिंग लिम्ब जो है वो किससे जुड़ी हुई है, समीपस्थ भुजा से, समीपस्थ कुंडलित भाग से, जबकि जो आपकी असेंडिंग है वो कैसी होती है, किससे जुड़ी हुई है, डिस्टल से मतलब दूरस्थ कुंडलित भाग से जुड़ी हुई होती है। यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग मतलब आरोही व अवरोही भुजा, इन दोनों के व्यास में भी अंतर मिलता है। ये जो आपका डिसेंडिंग है मतलब अवरोही भुजा, इसका व्यास हमेशा आरोही से कम होगा। समझ में आया, हमेशा पतली होती है आपकी डिसेंडिंग भुजा। ठीक है, इसीलिए देखिए दोनों में मैंने अंतर भी बनाया हुआ है। ठीक है, अगर आप लोग डायग्राम इस तरह से बनाते हैं तो ठीक। अब देखिए क्लास, यहाँ पर तो बात रही आपकी किसके बारे में, यहाँ हम लोगों ने बात की है एक तो मैल्पिगियन कैप्सूल मतलब मैल्पिगियन बॉडी के बारे में, प्रॉक्सिमल समीपस्थ भुजा, दूरस्थ भुजा, हेनलेज लूप। अब हम लोग बात करें, आपका रह जाता है फिफ्थ पॉइंट, दैट इज अ कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ये कलेक्टिंग ट्यूब्यूल जो है ये क्या काम करती है, आपका जो छनित वो होता है उसको कहाँ लेकर जाएगी, कल बताया था मैंने पेल्विस रीजन में, कल बताया था ना कि जितनी भी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, एक उसमें बनाया था मैंने सिर्फ जब भौतिकी बताई थी उस वक्त कि यहाँ पर मैंने कलेक्टिंग ट्यूब्यूल बताए हैं, क्या काम करेंगे, ये इस छनित चीज को कहाँ लेके जाता है, किडनी का बीच वाला हिस्सा जैसे हम बोलते हैं पेल्विस रीजन, वहां पर लेके जाता है, जहां से फिर वो यूरेटर के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ठीक है, अच्छा इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखना है ना, थोड़ा थोड़ा लिख लीजिए, तो फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए हेडिंग लिखिएगा मैल्पिगी कोश। मैल्पिगी कोश लिखिएगा। यह एक प्याले महासंरचना है जो ग्लोमेरुलस मतलब केशिका गुच्छ, ग्लोमेरुलस व बोमन कैप्सूल से मिलकर बना होता है। मिलकर बना होता है। वृक्क धमनी, वृक्क धमनी अंदर प्रवेश करके छोटी छोटी भुजाओं में विभाजित हो जाती है। ब्रैकेट में लिखिएगा अभिवाही धमनिकाएं। ठीक है ना, डायग्राम में अभिवाही लिखवाया था ना। प्रत्येक ब्रैकेट में लिख लीजिएगा अभिवाही धमनिका मतलब एफ्रेट वेसल जो लिखाई है आर्टरियोल्स। ठीक है, प्रत्येक अभिवाही धमनिका पुनः विभाजित होकर अपवाही धमनिका बनाती है।
इस प्रकार मैलपीगी कोश में केशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है। केशिकाओं का एक गुच्छा बन जाता है जिसे ग्लोमेरुलस कहते हैं, मतलब केशिका गुच्छ कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा समीपस्थ कुंडलित भाग। समीपस्थ कुंडलित भाग। मैलपीगी कोश आगे चलकर एक पतली नलिका बनाती है जिसे समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। समीपस्थ कुंडलित भाग कहते हैं। इन पर रसांकुर पाए जाते हैं। माइक्रोविलाई रसांकुर यह भाग पदार्थों के अवशोषण का कार्य करता है। नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा हेनलेज लूप। यह मेड्यूला में पाया जाता है। मेड्यूला में पाया जाता है। इसकी दोनों भुजाएं अवरोही व आरोही मतलब डिसेंडिंग व असेंडिंग भुजा में विभेदित हो जाती हैं। अवरोही भुजा थोड़ी कम मोटी होती है। नेक्स्ट दूरस्थ कुंडलित भाग। हेडिंग लिखिएगा दूरस्थ कुंडलित भाग। हाँ भाई लिखिए हेनले लूप आगे चलकर पुनः कुंडलित हो जाता है। भाई कुंडलित भाग है तो कुंडलित तो होगा ही ना हेनले लूप। जिससे दूरस्थ कुंडलित नलिका का निर्माण होता है। ब्रैकेट में लिखिएगा रसांकुर एब्सेंट। नेक्स्ट हेडिंग कलेक्टिंग ट्यूब्यूल।
नेक्स्ट हेडिंग है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल, मतलब संग्रह नलिका। इस भाग का मुख्य कार्य पानी का अवशोषण करना है। जिसका मुख्य कार्य पानी का अवशोषण करना है। संग्रह नलिकाएं वृक्क के पेल्विस वाले भाग में खुलती है। पेल्विस भाग में खुलती है, जहां पर मूत्र एकत्रित होता है। यह भाग हाइलम में धंसा रहता है। भाई हाइलम से तो निकलता है आपका यूरेटर, ठीक है, तो यूरेटर में से फिर यूरिन जो है वो बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, नोट डालिए, नोट हेडिंग उसमें लिखिएगा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स फिर डैश लगाइएगा। हाँ, नोट पे उसमें लिखिए कॉर्टेक्स, उसमें लिखिए फिर मैलपीली कोश, समीपस्थ कुंडलित भाग, तथा दूरस्थ कुंडलित भाग। समीपस्थ कुंडलित भाग व दूरस्थ कुंडलित भाग, ठीक। नेक्स्ट लिखिएगा फिर मेडुला, हेनलेस लूप, हेनले लूप व संग्रह नलिका, ठीक है। यहाँ पर जो नोट लिखवाया गया है ये क्या चीज शो कर रहा है आपको कि कॉर्टेक्स रीजन में तो क्या क्या चीज उपस्थित है आपका, मैलपीली कोश, समीपस्थ भुजा और दूरस्थ भुजा। जबकि जब हम बात करें मेडुला की, तो मेडुला में एक तो संग्रह नलिका और साथ में हेनलेस लूप, ठीक है। तो दो भाग आपके मेडुला में उपस्थित है, बाकी तीन भाग जो है वो आपके, ठीक है। तो चलिए अब लिखिएगा वृक्क का रक्त संभरण लिखिएगा, ब्लड सप्लाई, ब्लड सप्लाई। ठीक है, देखिए रक्त संभरण, मैंने पहले कहा था इंग्लिश में लिखो, हिंदी में थोड़ा टफ है, नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो देखिए क्लास, यहाँ पर अब एक बात सीखिएगा, आप लोगों ने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर को स्टडी किया, ठीक है। यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो कल आप लोगों को औतिकी बताई थी, औतिकी बताई थी, तो औतिकी में मैं पूरा नहीं बनाते हुए बहुत थोड़ा सा बनाती हूँ, ये बनाया था औतिकी में, ठीक है, जिसमें कॉर्टेक्स और मेडुला, पिरामिड, कॉलम ऑफ बर्टिनी, ये सब चीज शो की गई थी, ठीक है। आज ये सब चीज के लिए हम बात नहीं करेंगे। यहाँ पर हम बात करें तो इसमें दो डक्ट और प्रेजेंट होती है, एक है आपकी रीनल आर्टरी, ठीक, और एक होती है आपकी रीनल वेन, ठीक है, यानी कि रीनल धमनियां और आपकी रीनल शिरा, ठीक है, वेन्स को हम शिरा बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए
यहाँ पर पहले हम बात करेंगे आपकी रीनल आर्टरीज के बारे में। कल ये डायग्राम नहीं बनाया था आपके साथ, ठीक है, क्योंकि कल उसका काम था नहीं, अब इसका काम है, इसको अब समझिएगा जब हम ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। तो ये जो रीनल आर्टरी होती है, ठीक है, ये क्या करेगी, ब्लड को लेकर आई, आगे की तरफ कुछ ब्रांचेस में बट जाती है, ठीक है, जिसे हम लोग बोलते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, मतलब आपका अभिवाही धमनिका। कोई परेशानी नहीं। ये जो आपकी अभिवाही धमनिका होती है, ये फिर से पुनः विभाजित होती है और क्या बनाती है, इफ्रेंट, मतलब अपवाही धमनिका बनाएगी, ठीक है। ये तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था। एफरेंट जो है दो प्रकार से मैंने बताया थे, एक तो ब्लड लेकर आता है और एक ब्लड को इस तरह लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताया था, दैट इज द आपका अभिवाही धमनिका जो ब्लड को लेकर आती है, ठीक है। लेकिन एक्चुअली लेकर क्या आती है आपकी रीनल आर्टरीज, जो अंदर की तरफ जाके विभाजित हो जाती है, ठीक है, जिसे हम लोगों ने टर्म क्या दिया हुआ है आपका, अभिवाही धमनिका, ठीक है। ये अभिवाही धमनिका फिर अंदर की तरफ जाके ग्लोमेरुलस में जो कप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें जाके फिर से विभाजित हो जाती है, वहां हम इसको टर्म क्या देते हैं, अपवाही धमनिका। ये अपवाही धमनिका जो है, ठीक है, ये आगे की तरफ चलकर और विभाजित होती है और बनाती है वेन्यूल। क्या बनाती है, वेन्यूल। वेन्यूल को हम बोलते हैं शिलिकाएं, ठीक है। ये शिलिकाएं क्या काम करती है, अभी जो आपका अपवाही धमनिका ने जो ब्लड लेकर आ रहे थे, ठीक है, उसको ये क्या करेंगी, कलेक्ट करेंगी, काफी सारी होती है शिलिकाएं, और शिलिकाएं आगे चलकर बनाती हैं फिर शिरा, और ये शिरा मतलब कौन सी होगी आपकी, रीनल, ठीक है, जहां से आपका ब्लड जो होगा वो बाहर सप्लाई हो जाएगा। समझ में आया। एक बार फिर अपनी बात को यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, आपका ब्लड सप्लाई। तो ब्लड सप्लाई किस तरह से होगा, आपकी किडनी की बात कर रहे हैं ना हम, तो किडनी में सबसे पहले आपकी रीनल आर्टरी जो थी, ये आपका क्या लेकर आएगी, ब्लड लेकर आएगी, जिसमें से क्या करना है, छनित का काम होगा, ठीक है, छनित का काम होगा। लेकिन सबसे पहले रीनल आर्टरी ब्लड को लेकर आई जो अछनित था, मतलब जिसको हमें फिल्टर करना था। यहाँ पर जैसे ही आता है अंदर की तरफ विभाजित हो जाएगी, क्या बना लेगी आपका, एफरेंट, मतलब अभिवाही धमनिका। अभिवाही धमनिका मैंने अभी आप लोगों को एक ग्लोमेरुलस वगैरह बताया था, ठीक है, जिसमें पूरा डायग्राम नहीं बनाते तो बहुत छोटे से सुनना, ठीक है। यहाँ पर जब ये आपकी अभिवाही धमनिका ब्लड लेकर आई थी, उसमें से सिर्फ और सिर्फ ब्लड प्लाज्मा जो होता है, ठीक है, वो क्या होगा, छाना जाएगा। ब्लड प्लाज्मा जो कि 55% होता है, तो उसमें से आपके मिनरल्स, हार्मोन्स, जो भी चीज आपको क्या करना पड़ेगा, एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो सब चीज क्या हो जाएगी, छन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन जो है वो यहाँ पे एब्जॉर्ब नहीं होती है, छानी नहीं जाती कभी, ठीक है ना। प्लाज्मा प्रोटीन क्यों नहीं होती है, क्योंकि वो हमेशा से मैक्रोमोलिक्यूल होती है, मतलब उसके अणु जो है प्रोटीन्स के बड़े होते हैं, ठीक है। इसमें से सिर्फ वही चीज छानी जा सकती है जिसके अणु जो है छोटे होते हैं, ठीक। तो प्लाज्मा प्रोटीन जो है उसके अणु बड़े होने की वजह से उसको हम यहाँ पर छान नहीं पाते। समझ में आया। बाकी जितने भी आपके आयंस होंगे, बाकी जितना भी कुछ है मटेरियल, वाटर वगैरह सब चीज, ठीक है, एमिनो एसिड वगैरह सब चीज छन जाती है। लेकिन प्रोटीन को अगर हमें छानना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, उसको एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा। भाई प्रोटीन क्या है, एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। तो अगर हमें यहाँ पे छानना है तो पहले उसको एमिनो एसिड में ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, तब फिर वो छाना जाएगा, क्योंकि अमीनो एसिड का अणु जो है वो छोटा होता है एज कंपेयर टू प्रोटीन। समझ में आया, ठीक है। तो अब क्या होता है, यहाँ से ये छन जाएगा, उसकी कहानी हम लोग कार्यकी में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये जो थी थोड़ी मोटी थी, जबकि ये थोड़ी सी पतली थी। आपकी इफ्रेंट जो थी, अपवाही जो थी, वो थोड़ी पतली थी। तो जितना ब्लड आ रहा है उतना वापस नहीं जा पाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा और ब्लड प्लाज्मा छनना शुरू हो जाएगा। जैसे दाब बढ़ेगा, दाब होने की वजह से जब तक आप लोगों को प्रेशर नहीं पड़ेगा, पढ़ना शुरू नहीं करोगे,
वो वाली बात है यहाँ पर। जब तक दाब नहीं बढ़ेगा यहाँ पर तब तक छानने का काम ही नहीं होगा। ठीक है, तो दाब का बढ़ना जरूरी है। ठीक, जैसे ही दाब बढ़ा छनित का काम होगा, कार्य की में बात करेंगे। लेकिन ये जो आपकी इफ्रेंट थी, अपवाही धमनिका थी, ठीक है, ये आगे की तरफ चलकर विभाजित होकर क्या बनाती है आपकी शिरिकाएं, मतलब पिन्यूल बनाएंगी। ठीक है, इसमें से जो ब्लड आ रहा है भाई एक ही तो नहीं होती, नेफ्रॉन तो बहुत होती है ना, 2 लाख से अब होंगी। तो नेफ्रॉन जो है वो क्या करेगी, अब काफी सारी शिरिकाएं जो थी, ठीक, वो अब ब्लड को एकत्रित करेंगी और कहाँ लेके जाएंगी, शिरा में, मतलब रीनल वेन में, रीनल शिरा में। यहाँ से आपका ब्लड जो था फिर वो आगे निकल जाएगा, यूरिन जो है वो यूरेटर से बाहर हो जाएगा। समझ में आया, क्लियर हो रहा है। लेकिन एक खास बात और समझिएगा, ये जो यहाँ शिरा होती है, ठीक है, ये हमेशा इफ्रेंट आर्टरियोल आगे की तरफ चलकर ये, ठीक है, ये इस तरह से विभाजित होती है कि जो आपका हेनले लूप था, भाई इसको मैं अगर पूरा बनाऊंगी तो लाइक ऐसे बनेगा, है ना, समीपस्थ भुजा, दूरस्थ भुजा, फिर दोबारा से कलेक्टिव ट्यूब्यूल बनेगा। ये तो डायग्राम बनाया है। तो जो इफ्रेंट होती है ये क्या करती है, ये आपके इस पूरे जो हेनले लूप था इसके चारों ओर इकट्ठी हो जाती है, इस तरह से खुद को उसके चारों ओर इकट्ठा करती है वेन्स के रूप में, शिरिकाएं जो है आपकी, ठीक है, जिन्हें हम लोग बोलते हैं वासा रेक्टा। क्या बोलते हैं इसे, हम वासा रेक्टा बोला जाता है। ठीक है ना, ये वासा रेक्टा क्या थी, आपकी इफ्रेंट जो थी उन्होंने हेनले लूप को इस तरह से घेरा हुआ था। ठीक है, जिसकी वजह से ये वासा रेक्टा जो है फिर वो आगे चलकर किसमें खुल जाएगी आपकी, बस जो पोस्ट केवल वेन्स होती है। पोस्ट केवल वेन मतलब जिसे हम बोलते हैं पश्च महाशिरा हिंदी में। ठीक है ना, तो पश्च महाशिरा में कोई परेशानी, लिखना है इस चीज को थोड़ा सा लिख लीजिए। ठीक, एरो बना के लिखते जाइएगा, सुन रहे हैं आप सभी, एरो बना के लिखते जाइएगा, पॉइंट पर नहीं, एरो जस्ट। रक्त धमनी ऐसे लिखिए, रक्त धमनी, एरो, रक्त धमनी, रक्त नहीं रक्त, किडनी, रीनल, ठीक है, एरो लगाना था, एरो, एरो। फिर लिखिएगा धमनिकाएं, धमनिकाएं, फिर एरो लगाइएगा अभिवाही धमनिकाएं, फिर एरो लगाइएगा, इसी के आगे लिखना, क्या लिखा था, अभिवाही धमनिकाएं, उसके बाद लिखिएगा अपवाही धमनिकाएं, अपवाही धमनिकाएं, फिर लिखिएगा वेन्यूल, मतलब शिरिकाएं लिखिएगा आप लोग, शिरिकाएं, और फिर रीनल वेन मतलब वृक्कशिरा, और वृक्कशिरा के बाद फिर एरो लगाकर पश्च महाशिरा। ठीक है, लिख लिया, चलिए नेक्स्ट हेडिंग लिखिएगा। देखिए इसी चीज को मैंने थोड़ा डिटेल्ड में बताया है, वही चीज मैंने आपको यहाँ लिखी, बाकी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत क्लियर उसमें। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए आप लोग, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि। मैकेनिज्म,
देखिए क्लास, जब हम लोग बात करें क्रियाविधि की, ठीक है, तो जो यूरिन है वो कब बनता है, ठीक, तो इसकी प्रोसेस को मतलब इसकी मैकेनिज्म को हमेशा 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। फर्स्ट स्टेप होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन इसे हिंदी में बोला जाता है सूक्ष्म निस्पंदन, अति सूक्ष्म निस्पंदन। सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन को हिंदी में बोलते हैं हम लोग वर्णात्मक अवशोषण। थर्ड है आपका सीक्रेशन, स्त्रावन। ठीक है, तो जब हम लोग क्लास बात करें आपके यूरिन के फॉर्मेशन की, ठीक है, मैकेनिज्म की, तो हम हमेशा कितने स्टेप्स में पढ़ते हैं उसे? 3 स्टेप्स में पढ़ते हैं। 3 स्टेप्स में सबसे फर्स्ट है आपका अति सूक्ष्म निस्पंदन, नेक्स्ट है आपका वर्णात्मक अवशोषण, लास्ट है आपका स्त्राव। इसका मतलब समझिएगा पहले। सबसे पहले होगा अति सूक्ष्म निस्पंदन। निस्पंदन मतलब फिल्ट्रेट करना है। किसे फिल्ट्रेट करना है? ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनका जो है मॉलिक्यूलर वेट कम हो, ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोला हुआ है? अति सूक्ष्म निस्पंदन, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब इसमें से लगभग सारी चीजें फिल्टर्ड हो जाएंगी प्रोटीन को छोड़कर, ठीक है ना, प्लाज्मा प्रोटीन को छोड़कर बाकी सब चीज क्या हो जाएंगी? फिल्टर्ड हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब वर्णात्मक अवशोषण, ठीक है। यहाँ पर हमने इसको ये टर्म क्यों दिया हुआ है? क्योंकि मैंने एक बात बताई थी कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मतलब अति सूक्ष्म निस्पंदन में लगभग सारी ही चीजें जो है वो निस्पंदन हो जाएगी, फिल्ट्रेट हो जाएंगी प्रोटीन को छोड़कर, है ना। तो अगर हमने सारी ही चीजें जो है वो एक्सक्रीट कर दी मतलब उत्सर्जित कर दी, तो हमारे शरीर में उन सभी चीजों की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी, क्योंकि वाटर जो है वो तक क्या हो जाता है? यहाँ से फिल्टर्ड हो जाता है ना, पानी जो है वो भी फिल्टर्ड हो जाएगा। तो अगर हम लोग बहुत सारा पानी जो है बॉडी से निकालते रहेंगे तो इस वजह से हमें क्या हो जाएगा? डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी। तो मतलब हमारे अंदर जो भी चीज यहाँ से क्या हो रहा है? निस्पंदन हो रहा है, फिल्ट्रेट हो रहा है, उसको हमें फिर से क्या करना है? एब्जॉर्ब करना है। एब्जॉर्ब भी कैसे करना है? कुछ सेलेक्टिव चीजों को करना है। जैसे हमें विटामिन चाहिए वो होंगे, हार्मोन्स चाहिए वो हो जाएंगे, 90% वाटर भी हो जाएगा एब्जॉर्ब, ठीक है। लेकिन हमें क्या चीज नहीं चाहिए? यूरिक एसिड नहीं चाहिए। यूरिक एसिड होने की वजह से क्या हो जाएगा? हमारे ब्लड का पीएच जो है वो डाउन हो जाएगा, तो मतलब उसके जो नेचर है वो एल्कलाइन से एसिडिटी वाला हो जाएगा, मतलब क्षारीय प्रकृति से अम्लीय प्रकृति हो जाएगा। जो हमें नहीं चाहिए यूरिक एसिड, तो यूरिक एसिड तो हमें निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आप लोगों को बताया भी था, जब आपको बताया था ना यूरिक एसिड का संश्लेषण, अभी कुछ टाइम पहले बताया था, है ना। तो उसमें यूरिक एसिड तो बनता ही है, थोड़ी मात्रा में बने पर बनता तो है ही। यूरिया का हम लोग मोस्टली जो है क्या कर देते हैं? उत्सर्जन, ठीक है ना। तो मतलब हमें यहाँ से सिर्फ कुछ सेलेक्टिव चीजें ही हैं जिनको हमें एब्जॉर्ब करना है, या मैं ये कहूँ कि उसको हमें रीएब्जॉर्ब करना है। समझ में आया? ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या टर्म दिया हुआ है? सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। मतलब पहले हमें यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी को, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद फिर उसका हमें क्या करना पड़ेगा? एब्जॉर्ब करना पड़ेगा, अवशोषण करना पड़ेगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है आपका सीक्रेशन मतलब स्त्रावन। स्त्रावन मतलब जो हमारे लिए अनवांटेड चीजें हैं, मतलब ऐसी चीजें जैसे हमारी बॉडी की जरूरत नहीं है, ठीक है, उनका स्त्रावन करना है फिर हमें, ठीक है ना, सीक्रेशन करना है, ठीक है। कोई परेशानी? समझ में आया? तो चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं। फर्स्ट है आपका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, हेडिंग लिख लीजिएगा।
वैसे जो आप लोगों को डायग्राम पहले बनवाया था उसी से काम चल जाएगा ना, डायग्राम तो जिसने पूरे ये बनाया था, हाँ यही वाला इलेक्ट्रॉन का, है ना, ये चल जाएगा ना। एक डायग्राम बनाओ मुझे बस। बनाइए इसको। हो गया ना? देखिए क्लास, यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं इधर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बारे में, ठीक है ना। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का करें तो ये डायग्राम समझना ही मैंने बनाया गया है। यहाँ पर ये है आपका बोमन कैप्सूल, ठीक है ना। बोमन कैप्सूल में यहाँ पे ग्लोमेरुलस होगा और ये पूरा मेल्पिगी कोश है, ठीक है ना, मेल्पिगी कोश। अब यहाँ पे डायग्राम जो बनाया गया है वो ये चीज बनाई है, ठीक है। यहाँ पर मतलब एक तो ग्लोमेरुलस वाला पोर्शन है, ठीक है, जिसमें से ब्लड छनेगा, तो ये वाली बेसमेंट मेम्ब्रेन, दिस इज अ बेसमेंट मेम्ब्रेन, ये ठीक, और बाकी का छनने के बाद जाएगा वो इस तरह से स्लिट की तरफ बनाया गया है। समझ में आया? तो यहाँ पर ये चीज जो है, दिस इज अ कैपिलरी एंडोथेलियल सेल। कोई परेशानी?
ठीक है, क्या चीज है ये? कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स, मतलब जो केशिकाओं में उपस्थित होती है कोशिकाएं। समझ में आया? यहाँ पर मैंने भी बताया था आपकी ब्लड में से सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा होता है जो छाना जाता है, ठीक, इसीलिए मैंने लिखा हुआ है प्लाज्मा। ठीक, यहाँ पर जब हम लोग बात करें तो जो कैपिलरी एंडोथेलियल सेल्स हैं इनके बीच में कुछ गैपिंग उपस्थित होती है, ठीक है, और उस गैप को हम बोलते हैं फेनेस्ट्रम। क्या बोलते हैं? फेनेस्ट्रम, ठीक है ना। इसीलिए देखिए ये चीज है आपकी फेनेस्ट्रम। समझ में आई? दो कोशिकाओं के मतलब इनके सेल्स के बीच में जो उपस्थित होगा गैप, ठीक है, दैट इज द फेनेस्ट्रम। बेसमेंट मेम्ब्रेन, मतलब ये रही आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसको अब कैसा होगा? ये आपका रहता है सेमी परमिएबल, ठीक है ना। सबको तो नहीं आने देगा ना, आरबीसी को तो नहीं आने देगा, ठीक है ना, तो सिलेक्टिव परमिएबल हो गया। वहीं पर यहाँ पर जब हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर है आपकी बेसमेंट मेम्ब्रेन के बाद एंडो एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। ये एपिथेलियल सेल्स जो है इनके बीच में भी गैपिंग होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्लिट पोर, ठीक है। क्या बोला जाता है? स्लिट पोर, ठीक है, जिसमें से ब्लड प्लाज्मा आपकी फेनेस्ट्रा से होते हुए बेसमेंट में जाएगा, बेसमेंट से होते हुए स्लिट पोर से अंदर चला जाएगा, मतलब आपकी समीपस्थ भुजा में आ जाएगा। समझ में आया? आप लोग जानते हैं, इसे रफ कर दूं ना तो समझ में आ जाएगा। डायग्राम मैंने क्यों बनाया है? आप लोग जानते हैं अगर हम लोग पर मिनट की बात करें, ठीक है, तो जो अभिवाही धमनिका होती है आपकी, ठीक है, वो आपका अप्रॉक्स इतना ब्लड पर मिनट लेकर आती है आपकी नेफ्रॉन में, ठीक है। समझ में आया? इतना ब्लड जो है पर मिनट लेकर आती है। आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग बात करें कि इसमें से इतना तो ब्लड है, टोटल ब्लड का 55% जो होता है वो क्या होता है आपका? ब्लड प्लाज्मा, मतलब इतने में से 55% जो होगा वो छाना जाएगा, ठीक है। तो जहां तक है एप्रॉक्स कुछ हो जाता है 600 से 700 तक के बीच में, है ना। किसी किसी बुक में 750 भी दे रखा है, ठीक है। मैं यहाँ पर नॉर्मली रेंज लिख रही हूँ, क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पर भी एक नॉर्मल रेंज लेकर चली, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 700 ml जो है ये ब्लड क्या होता है? फिल्टर्ड होता है, वो भी पर मिनट हो रहा है। तो सोचिए पूरे दिन में हम लोग कितना कर देते हैं, ठीक है ना। तो क्लास अभी आप लोगों के पास काफी टाइम है, सोच लीजिएगा कितना कर लेते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे।